हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे एंजाइम एक्शन थ्योरी। एंजाइम के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या होते हैं एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स क्या थे। आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम की एक्शंस कैसे करते हैं और उसके बारे में जो थ्योरीज साइंटिस्ट ने दी हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। एंजाइम प्रोटीनस नेचर के होते हैं। एक एंजाइम जो राइबोजाइम है वो आरएनए नेचर का होता है और सभी क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज सब कुछ हम पढ़ चुके थे। तो अब एंजाइम रिएक्शंस के अंदर किस तरीके से काम करता है आज हम वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। कैसे करता है। एक केमिकल रिएक्शन सच एज ए product A is the substrate and change into the P, that is the product, takes place because a certain fraction of substrate possesses enough energy to attain an activated conditions called the transition state। एक सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है। सबस्ट्रेट के पास कुछ अपनी एनर्जी है और उस एनर्जी को हमें वहाँ तक लेके जाना है जहाँ वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बीच की स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट इज एट द टॉप ऑफ एनर्जी बैरियर सेपरेटिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके बीच में एक एनर्जी बैरियर आता है। ये देखो, यहाँ पर सबस्ट्रेट है, यहाँ प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट की ये एनर्जी खुद की होती है यहाँ तक की। एंजाइम इसको इस एनर्जी के पास होता है। ये होती है उसके बीच की स्टेट, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। जिस एनर्जी के पास उसको जाना है और इसको एंजाइम्स क्या है फिर लेकर जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट बताया मैंने आपको यहाँ की क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर, जहाँ पर रिएक्टेंट की फॉर्म में रहेगा और प्रोडक्ट की फॉर्म में रहेंगे, वो बीच में नहीं चेंज होते हैं। द रेट ऑफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट स्पीसीज। जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्पीसीज बनेंगी, ट्रांजिशन स्टेट स्पीसीज में क्या है कि जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में क्या है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा बीच की स्टेट ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आकर बनेगी, जो उस एनर्जी बैरियर के अंदर बनेगी, वो क्या प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी ही होगी, क्योंकि उससे तो एनर्जी कम है। तो वो क्या है, जो जितनी ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतनी क्या है केमिकल रिएक्शंस की रेट क्या है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रेट ऑफ रिएक्शंस। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट ऑल द मोलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर टू इट्स ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है कि जो मोलिक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और वो जो पर्टिकुलर एनर्जी उनको अटेन करनी होती है प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, उस एनर्जी को वो गेन कर लेते हैं। तो वो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम कंबाइन ट्रांजिशनली विद द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस ए ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट हैविंग ए लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। एंजाइम को क्या करना होता है कि जो रिएक्शंस वहाँ पर हो रही है उसमें जो एनर्जी का बैरियर है सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट को उस ट्रांजिशन स्टेट को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में जो चेंज होना, जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको बैरियर को इस कन्वर्ट करने के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और इस एनर्जी के लेवल को ही लोअर डाउन कर देता है। इस एनर्जी को वो गेन नहीं कर सकता, तो एनर्जी का लेवल ही लो डाउन हो जाता है। तो वो क्या है, जो सबस्ट्रेट है वो क्या कर जाता है फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है इस तरीके से कि एनर्जी का लेवल क्या है लोअर डाउन हो जाता है। कंपैरिजनली टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, ये एनर्जी बैरियर ऐसे ही रहता है, वहाँ तक रिएक्टेंट पहुँच नहीं पाता है या फिर सबस्ट्रेट पहुँच नहीं पाता और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। दस दे एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। एक्चुअल में एंजाइम कर क्या रहा है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिक्वायरमेंट थी कि वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी वो गेन नहीं कर सकता था विदाउट हेल्प ऑफ द एंजाइम। अब एंजाइम क्या करता है, उस एनर्जी को कम कर देता है जिसको सबस्ट्रेट आसानी से गेन कर लेता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है क्या होता है एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन होता है जो हमारा एंजाइम होता है उसका। The formation of an enzyme substrate complex afford a lower activation energy। अब क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो गया है और उसने एनर्जी को क्या कर दिया है लोअर डाउन कर दिया है।
लोअर कर देता है कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो वहाँ पर एक एक्टिव साइट होती है, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड्स टू इन द एंजाइम इज रेफर टू द एक्टिव साइट। एंजाइम के ऊपर जहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर बाइंड करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। फंक्शनल ग्रुप दैट आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स occur at specific locations on the surface of the enzyme molecule। एंजाइम के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम जो प्रेजेंट है उसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड करना है उसके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और इस एंजाइम के साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं और स्पेसिफिकली ही होता है, सभी के साथ वो ऐसे बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो वो एक्टिव साइट्स के साथ क्या है, बाइंड करते हैं। This section of enzyme whereas the substrate binding and transformation of substrate to product occur is called as the active site। तो वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट जाकर बाइंड कर रहा है और उसके बाद बाइंड करने के बाद वो क्या कर जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यही कहा था कि जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और बाद में वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द एक्टिव साइट ऑफ दैट एंजाइम। Many attempts have been made to implicate specific amino acid residues as being part of the active sites of the various enzymes। तो एंजाइम के पास भी क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी साइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं और ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स के पास, क्योंकि वो प्रोटीन नेचर का है तो स्पेसिफिक ही होगा अमीनो एसिड्स वहाँ पर जो प्रेजेंट होगा, तो वो उस एक्टिव साइट्स को बनाने के लिए क्या है, स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि डाइजेस्टिव एंजाइम है जो वो सिंथेसिस या फिर किसी और एंजाइम्स में क्या है हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसका नेचर अलग है, वो अलग अमीनो एसिड्स का बना हुआ है और दूसरा एंजाइम जो है वो अलग अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी क्या है नेचर, उनका फंक्शन वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। Some of the amino acids occurring at the active site of enzymes are hydroxyl। कुछ केसेस में क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड्स के जो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट्स होते हैं उनके अमीनो एसिड्स के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सच एज द ग्रुप ऑफ सीरिन, सल्फेड्राइल ग्रुप्स ऑफ द सिस्टीन, इमिडाइजोल ग्रुप ऑफ द हिस्टीडीन एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द एस्पार्टिक एसिड। ये अमीनो एसिड्स के टाइप हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये सीरीन के अंदर अलग ग्रुप होता है, सिस्टीन के अंदर अलग ग्रुप होता है, हिस्टीडीन के अंदर इमिडाइजोल ग्रुप होता है, एस्पार्टिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप है। ये एसिड है तो उसमें क्या है, एक एसिड ग्रुप, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है, एडिशनल होता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, उनकी डिफरेंट होती हैं फ्रॉम वन अनदर। तो एंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन कैसे होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरे स्टेप में जब एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो बाद में एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट उसको छोड़ देगा। तो एंजाइम क्या करता है, सिर्फ इस जो रिएक्शंस जो ये हुई है इस रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और खुद क्या हो जाता है, एज इट इज़ रिमूव हो जाता है उस रिएक्शन से। तो ये क्या है इसकी, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो दिस इज द एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, ये इसकी क्या है एक्टिव साइट्स होती हैं। यहाँ पर एंजाइम के ऊपर होते हैं एक्चुअल में एक्टिव साइट्स, ये गलत दिखाया गया है कि यहाँ पर एक्टिव साइट है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं। एंजाइम को हम कैटालिस्ट भी बोलते हैं, सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आता है ना, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट या फिर सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक नेमिंग्स जो होती है वो आपको याद रखनी है। तो एंजाइम के ऊपर क्या है, एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट के साथ क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम ES कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, और इसके सबस्ट्रेट में कन्वर्जन होंगे और ये क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम क्या है, एज इट इज़ उस रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, वो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ उस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करने के लिए कुछ टाइम के लिए उस रिएक्शन के अंदर आया था। तो इस तरीके से करता है कि फ्री एनर्जी होती है सबस्ट्रेट की, वो ज़्यादा होती है जब वो उसको, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जब तक ये एनर्जी गेन नहीं करेगा ये सबस्ट्रेट तो इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इसलिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है जब तक ये एंजाइम को यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जब एंजाइम को यूज़ कर लेता है तो क्या कर जाता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतना नीचे आ जाती है, इससे लोअर डाउन, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट क्या प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है फंक्शन ऑफ द एंजाइम, एक्चुअल में ये फंक्शन होता है एंजाइम का।
तो उसके यूज के या फिर मैकेनिज्म की दो थ्योरीज दी गई थी। फर्स्ट वन इज द फिशर लॉक एंड की थ्योरी, नाम फेमस है इसका, लॉक एंड की थ्योरी। जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसीलिए बोला है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ये है लॉक एंड की थ्योरी, फिशर ने ना दिया था, एमिल फिशर ने इस थ्योरी को दिया था 1890 के अंदर। क्या कहा था उन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्टिव साइट पोजेसेस ए यूनिक कन्फॉर्मेशन which is complementary to the structure of the substrate, thus enabling the two molecules to fit together in much the same way as a key fits into the lock। इन्होंने क्या किया, एक्टिव साइट जो एंजाइम की प्रेजेंट होती है उसकी कन्फर्मेशन क्या होती है, यूनिक होती है। वो सबसे क्या है, सबकी अलग अलग होती है और कॉम्प्लीमेंट्री होती है किसकी, सबस्ट्रेट की। जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया था ना पीछे, ये देखो यहाँ जो एक्टिव साइट्स है एंजाइम के ऊपर, ये इसके साथ क्या कॉम्प्लीमेंट्री की, इसका ये पार्ट यहाँ पर क्या है इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये पार्ट इसके साथ फिट हो जाएगा, ये यहाँ फिट हो जाएगा, ये इसके साथ फिट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स होती हैं एंजाइम की सबस्ट्रेट की आपस में, जिसकी वजह से वो क्या है बाइंड अप कर पाती हैं। तो वो इसकी वजह से क्या कर जाएंगी, फिटिंग हो जाएगी उनकी, फिट टुगेदर। एंड किस तरीके से फिट होंगी, जैसे एक लॉक के अंदर क्या है एक की फिट हो जाती है, वो स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहा है। ये देखो कि क्या है, एक सबस्ट्रेट है, एंजाइम क्या है एक लॉक की तरह एक्ट करता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही क्या करेगा, एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इसको, लॉक एंड की। तो ये क्या है, इनकरेक्ट सबस्ट्रेट, जब इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता। अब ये इसके साथ बाइंड कर गया है तो उसमें अगर इनकरेक्ट सबस्ट्रेट है तो उसके अंदर रिएक्शंस नहीं होंगी, अगर करेक्ट है तो उसके साथ क्या रिएक्शन करेगा और वो क्या कर देगा, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी इसकी थ्योरी। कोसलेंट इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, सेकंड थ्योरी क्या है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है। किसने दी थी, ये कोसलेंट ने दी थी। कोसलेंट had advocated a theory to account for the specificity of enzyme। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी या फिर एंजाइम के फंक्शंस के लिए, मैकेनिज्म के लिए उन्होंने क्या है एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या कहा उन्होंने, ही पोस्टुलेटेड दैट द एसेंशियल फंक्शनल ग्रुप ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द फ्री एंजाइम आर नॉट इन देयर ऑप्टिमल पोजिशन फॉर प्रोमोटिंग कैटालिसिस। इन्होंने क्या कहा कि जो एक्टिव साइट फ्री एंजाइम्स के ऊपर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो उतने ऑप्टिमल पोजीशन के ऊपर नहीं होते हैं कि वो कैटालिसिस कर पाए। फिर क्या होता है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा फिर, तो उन्होंने दोबारा बताया कि फिर वो चेंज कैसे होता है, व्हेन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज बाउंड टू द बाय द एंजाइम। कि अब जो ये एंजाइम है जिसके फंक्शनल ग्रुप अच्छे से फिटिंग नहीं है, ऑप्टिमल पोजीशन पर नहीं प्रेजेंट है वो, तो उसमें क्या करेगा, उसके साथ एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। द कैटालिटिक ग्रुप अज्यूम फेवरेबल ज्योमेट्रिकल पोजिशन टू फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट। अब उसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और अच्छे से सबस्ट्रेट क्या उसके साथ बाइंड कर जाएगा, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जो एंजाइम सबस्ट्रेट की का कॉम्प्लेक्स जो बनता है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। तो वो क्या है, उसके बाद बनता है। कहने का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट ने उसको इंड्यूस किया है एंजाइम को फिट करने के लिए, और तभी जाकर एंजाइम और सबस्ट्रेट की क्या है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। The enzyme molecule is unstable in this active conformation and tends to revert to its free form in the absence of substrate। एंजाइम क्या करता है, इसकी एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है, अनस्टेबल होगा उसको उस में, और वो क्या करेगा, उस सबस्ट्रेट को एंजाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जब सबस्ट्रेट नहीं होता है तो दोबारा क्या वो अपनी फ्री फॉर्म में आ जाएगा। जितने सबस्ट्रेट थे सभी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, सबस्ट्रेट सभी क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सबस्ट्रेट है नहीं तो नॉर्मल एंजाइम फिर से क्या करेगा, एंजाइम अपनी उसी पोजीशंस के ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन या फिर फ्री फॉर्म में आ जाएगा। इन दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडल द सबस्ट्रेट इंड्यूस ए कॉन्फॉर्मेशन चेंज इन द एंजाइम विच अलाइन द अमीनो एसिड रेजिड्यू और अदर ग्रुप्स फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग, कैटालिसिस और बॉन्ड। क्या करता है, इसने वही बात बताई है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर क्या करेगा, सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो उसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज करेगा एंजाइम की, और उसके अमीनो एसिड्स को चेंज करेगा, उसकी स्ट्रक्चर पोजीशन जो है उनके फंक्शनल ग्रुप की उन पोजीशन को चेंज करेगा, और उसके बाद उसके अंदर कैटालिसिस होगा या फिर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होगी। जो फंक्शन एक्चुअल में उसमें
को परफॉर्म करना है। तो ये इन्होंने क्या कहा था, इसके लिए कहा कि इंड्यूस्ड फिट, पहले उसको इंड्यूस किया गया है तब जाकर सबस्ट्रेट क्या उसके साथ बाइंड करता है। तो ये है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और ये है सब इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की में क्या कहा है कि एक्टिव साइट्स जो होती हैं एंजाइम के ऊपर दैट इज ए फंक्शन एज ए लॉक एंड सबस्ट्रेट के क्या है एक की तरह एक्ट करता है और एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के आपस में बाइंड कर जाती हैं, जैसे एक लॉक के अंदर एक की है जो वो फिट हो जाती है और उसको हम बोलते हैं एंजाइम के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में क्या कहा है, ए हैंड इन ए ग्लव मॉडल्स, हमारे हाथ के अंदर जैसे हम ग्लव्स डाल देते हैं इस तरीके से कि उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या है कम ज़्यादा कर लेते हैं, फिट हो जाता है वो। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस ए कन्फर्मेशन चेंज इन द एक्टिव साइट्स एंड बोथ जस्ट देयर शेप टू प्रोवाइड ऑप्टिमल फिट। ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट जुड़ेगा, वो उसके एक्टिव साइट को अपने अकॉर्डिंग फिट अप कर लेगा और वो उसके साथ तब जाकर क्या है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, कि इंड्यूस करता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इस कन्फर्मेशन चेंज दैट इज मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, उसकी कन्फर्मेशन क्या है चेंज होती है। तो वो क्या है इसके अंदर तब जाकर अच्छे से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, हमने दोनों थ्योरी पढ़ ली है एंजाइम की, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ दिया है। अब हम देखते हैं कि एंजाइम के एक्शंस को अफेक्ट कौन करता है। हम यहाँ पर 5 जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, मेनली 5 को हम यहाँ पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है या नहीं, टेम्परेचर कैसे करता है, पीएच कैसे करता है, कुछ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स हैं या फिर एंजाइम का जो फंक्शन है उसको कैसे अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट है हमारा कि हमारे उसमें जो स्टेट्स हैं या फिर ये लगा लें कि कंसंट्रेशन जो है सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है, सबस्ट्रेट का अमाउंट कितना है वो कैसे करता है। अदर फैक्टर्स सच एज द स्टेट ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेशन टाइम एंड एक्टिवेटर्स आल्सो अफेक्ट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, कुछ एक्सटेंट के लिए उसको अफेक्ट वो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे करती है। Keeping the factors such as pH, temperature and enzyme concentration as optimum level, if the substrate concentration is increased, velocity of reactions recorded एक rectangular hyperbola। हमने सारी चीज़ों को pH को फिक्स कर लिया, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया और एंजाइम की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया है। उसके बाद अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमें एक हाइपरबोला टाइप्स का क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा हाइपरबोला, इस तरीके से होता है। क्यों होता है ये हम बताएंगे उसके अंदर। एट लोअर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी इज नियरली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, एंजाइम ज़्यादा है, तो जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो एंजाइम क्या करेगा, फंक्शन अच्छे से करेगा, एक्टिवेशन साइट बढ़ेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है उसके। If the substrate concentration is increased, the rate of reaction slow down। हमने अब रेट ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ा दी है, अब क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस धीरे से क्या है कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आगे बताएंगे। With a further increase in the substrate concentration, the reactions rate approach a constant। अब हमने और भी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, अब वो बिल्कुल क्या है कम रुक जाएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितने एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट थे, हमने क्या कहा था कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या हमने ऑप्टिमम लेवल के ऊपर रखी है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हमने अभी कहा था कि एंजाइम के ऊपर क्या होती हैं, उसकी एक्टिव साइट्स होती हैं, उन एक्टिव साइट्स के साथ ही क्या करता है सबस्ट्रेट बाइंड करता है। जितने एंजाइम पहले एंजाइम ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट कम थे, तो एंजाइम हमने जब सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो एंजाइम के साथ बाइंड अप होते गए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इंक्रीज कर गया। जब हमने और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाया, सारे के सारे एंजाइम तो अब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड थे, फ्री तो कोई था ही नहीं, कोई नहीं था, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है डिक्रीज कर जाएगी या फिर रुक जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी। और जब हमने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है सबस्ट्रेट को, एंजाइम तो सभी के सभी पहले से ही इंगेज हैं, वो तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं, सबस्ट्रेट बढ़ गया है, तो वो धीरे से रिएक्शंस क्या है अब कम हो जाएगी।
ये होता है उसका रीज़न, क्योंकि सबस्ट्रेट के पास क्या है, एंजाइम फ्री नहीं मिलते हैं, और जिसकी वजह से क्या है उसके ऊपर ये रेट ऑफ रिएक्शंस का डिपेंड करता है। कि जैसे हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी, पहले एंजाइम ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट कम था, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, इंक्रीज हुआ। फिर हमने सबस्ट्रेट के अमाउंट क्या है, ज़्यादा बढ़ा दिया, एंजाइम जितने थे वो सारे इंगेज हो गए, फिर क्या है स्लो डाउन हो जाता है, और फिर क्या धीरे से वो क्या करेगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर है जो वो सारे एंजाइम्स क्या है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है। एट द इनिशियल पॉइंट, even though the substrate molecules are present in excess than enzyme or molar basis, not all the enzyme molecule present combine with the substrate। पहले हमारे पास क्या था, सबस्ट्रेट कम होते हैं, एंजाइम ज़्यादा होता है, तो सारे एंजाइम्स क्या हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एंजाइम एसोसिएटेड विद द सबस्ट्रेट एज एंजाइम सबस्ट्रेट एंड दस वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन द एच। फिर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, एंजाइम फ्री प्रेजेंट थे, एंजाइम के साथ बाइंड किए, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, दैट मीन्स वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब वी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने एंजाइम थे सभी के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर चुका है, एट दैट टाइम वी नोन एज द दैट वेलोसिटी इज द वी मैक्सिमम, उसको हम मैक्सिमम बोलते हैं। ऑल द एंजाइम मोलिक्यूल आर सेचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल, सभी के सभी एंजाइम सभी के सभी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप है, और सबस्ट्रेट और भी ज़्यादा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, उस रिएक्शंस के अंदर वो एंजाइम उसके साथ बाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, इंक्रीज द सबस्ट्रेटेशन कंसंट्रेशन, हमने अब भी सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया है, बट कैन नॉट रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड रिएक्शन रेट, लेकिन अब रिएक्शन रेट क्या है, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये क्या है कि वी मैक्सिमम क्या है, डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन मैक्सिममली डिपेंड नहीं करता है, एक लेवल तक ही उसके ऊपर अफेक्ट कर पाता है। और क्यों, क्योंकि उसका नंबर जो है, अमाउंट जो है एंजाइम्स का वो फिक्स होता है, और एंजाइम के ऊपर जितनी एक्टिव साइट्स हैं वो सभी के सभी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होते हैं, और अगर वो बाइंड होते हैं तो वो उनको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है उनकी डिक्रीज हो जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है। ये होता है हाइपरबोला रीजन्स। इस तरीके के जो ग्राफ होता है जो ऐसे बढ़ते हैं और फिर धीरे से क्या कम हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। यहाँ पर हमने क्या किया, एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हैं, जीरो थे, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या थी, जीरो थी। अब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, बढ़ रही है। रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ती रहती हैं जब एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जो वो बढ़ती रहती है। जो उसकी हाफ कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जाकर क्या है, वी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है या फिर रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है वो सबसे ज़्यादा कब होती है, जब उसकी केएम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कब होती है, जब उसकी हाफ मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है। वी मैक्स क्या है, उसकी मैक्सिमम ये थी, और हाफ के ऊपर क्या है, सबसे ज़्यादा उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस उसकी हाफ होती है। तो ये क्या है, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू द केएम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ वी मैक्सिमम, कि हाफ रेट ऑफ रिएक्शंस सबसे ज़्यादा तब होती है जब उसकी वेलोसिटी हाफ होती है। तो ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वी मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू द केएम। हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होते हैं, वी मैक्स डिवाइड बाई केएम प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अगर हम इसको इधर रख देंगे तो क्या आ जाता है, केएम प्लस में एस डिवाइड बाई 2 वी मैक्सिमम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और वी मैक्स क्या है, इसकी वैल्यू आ जाती है, केएम की अगर रख देते हैं तो केएम किसके बराबर होती है, 1/2 वी मैक्स। वी मैक्स अगर हम इनको वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे केएम प्लस एस इज इक्वल टू में 2 इंटू में एस, क्योंकि वी मैक्स से वी मैक्स क्या है, कट जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द एस, एस इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो के एम इधर आ जाएगा, एस को अगर हम उधर रखते हैं तो एस 2 एस माइनस 1s इज इक्वल टू द 1s। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये इसका
थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, ये डायग्रामेटिकली इसको और न्यूमेरिकली पोर्शन में इसको प्रूव किया जाता है। इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेसिस के ऊपर कि वे मैक्सिमम कब होता है, Km की वैल्यू कैसे अफेक्ट करती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, Vmax कैसे रखा जाता है, इसके अंदर की Vmax की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो सब चीज़ें इसके थ्रू सॉर्ट आउट होती हैं। इसके ग्राफ्स होते हैं, वो ग्राफ मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर करवाऊंगी। Vmax और लाइन वीवियर प्लॉट्स होते हैं वो इसकी वेलोसिटी के साथ, रेट ऑफ रिएक्शंस के साथ। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा थ्योरी ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करवाया गया है। तो इसमें क्या आएगा, मिकालिस मेंटन कांस्टेंट होता है, दैट इज द Km जो हमने उसके अंदर बताया था। डिफाइंड द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द मोल पर लीटर। Km किसके बराबर हो गया है, अब हमने जो लास्ट रिएक्शन में बताया था Km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में क्या बताया है कि Km क्या है, मेंटल कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कब, जब उसकी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मोल पर लीटर के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं। मिकालिस मेंटन इक्वेशन, इसको अगर हम नॉर्मल नाम दिया जाता है जिस इक्वेशन को, इसको नाम दिया जाता है मिकालिस मेंटन इक्वेशन। ये एंजाइम की जो रिएक्शंस हैं उसके ऊपर बेसिस होता है कि किस तरीके से सबस्ट्रेट और रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो आपस में डिपेंड करते हैं। तो मिकालिस मेंटन कांस्टेंट के थ्रू या फिर इक्वेशंस के थ्रू क्या होता है, कैन बी एल्जेब्रिकली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मोर यूजफुल वे। प्लॉट्स उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे लाइन वीवियर प्लॉट होता है, एक बर्क वीवियर प्लॉट होता है, वो सारे प्लॉट्स इसके अंदर होते हैं। वो आपको अलग वीडियो के अंदर करवाया जाएगा, इसमें नहीं बता रही हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या होता है, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ Km होता क्या है। Km वैल्यू में वैरी विद सबस्ट्रेट। अब हमने पूरा न्यूमेरिकल उसके अंदर देखा है कि Km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सबस्ट्रेट के। तो Km क्या करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में जब इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें ऐसा पूछा जाता है कि Km की वैल्यू सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं करती है, या फिर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन एंजाइम हुज Km इज वेरी लो, जिसके Km की वैल्यू कम है, विल हैव हाई डिग्री ऑफ एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। Km का मतलब की वैल्यू क्या है कि उसकी स्पीड क्या करेगी, अब कम होगी। अब Km क्या है, लो है, कहने का मतलब क्या है कि उसके साथ जो एंजाइम के साथ अब सबस्ट्रेट लंबे टाइम तक बाइंड करके रखेगा, इसकी एफिनिटी इसके लिए क्या है, ज़्यादा है। और रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, अब कम होगी, क्योंकि एंजाइम जब तक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस तो हम मान ही नहीं सकते उसके अंदर, क्योंकि हम तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर कितनी स्पीड से बन रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या है, एंजाइम की Km वैल्यू क्या है, कम है, मतलब क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बहुत लंबे टाइम तक बाइंड करके रखे हुए है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो उसकी एफिनिटी क्या है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, कम होगी। ये इस तरीके से क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें अब इसी से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एक एंजाइम है जिसकी Km वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि Km वैल्यू ज़्यादा है का मतलब क्या है, उसकी एफिनिटी उससे कम है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बहुत जल्दी से कन्वर्ट कर देगा। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स क्या, रेट ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि Km के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अब अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें, अभी तक तो हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की बात की थी, ऐसी तरीके से अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। When compared to the substrate concentration, the concentration of enzyme is always very low as molar basis. जब हमने कंपेयर किया था कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसी है उस रिएक्शंस के अंदर, तो हम क्या कर रखते हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को लो रखते हैं मोलर बेसिस के ऊपर, मोल्स कितने हैं उसके प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन विल ऑलवेज इंक्रीज द रिएक्शन रेट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब एंजाइम हम इंक्रीज करेंगे, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बता दिया है कि एंजाइम के ऊपर क्या है, एक्टिव साइट्स हैं। एक्टिव साइट्स के ऊपर क्या करता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट बाइंड होता रहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता रहेगा। अब हमने एंजाइम बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट चाहे कितने भी, सबस्ट्रेट पहले से जितने प्रेजेंट है कांस्टेंट है, क्योंकि हम जब रिएक्शंस में ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे होता है, तो एक उस चीज़ को घटाते बढ़ाते हैं जिसका इफेक्ट देखते हैं। जिनका इफेक्ट नहीं देखना होता उनको कांस्टेंट रखते हैं।
अब हमने एंजाइम को यहाँ पर देखा है, एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें तो हम एंजाइम को बढ़ाएंगे तो सबस्ट्रेट तो नॉर्मल प्रेजेंट है। अब एंजाइम प्रेजेंट है, एक्टिव साइट बढ़ गई है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इंक्रीज कर जाएंगी। तो क्या कहा है इसने, इंक्रीजिंग द एंजाइम कंसंट्रेशन विल ऑलवेज इंक्रीज द रिएक्शन रेट। ये बात हमेशा याद रखना कि एंजाइम की जब भी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी रेट ऑफ रिएक्शंस हमेशा बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन जाते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो कैसे होता है, द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस रफली डबल विद एन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम की रिएक्शंस रेट ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस डबल हो जाती है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक। अगर हम उसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब एंजाइम क्या डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम्स बीइंग ए प्रोटीन आर डीनेचर्ड बाय हीटिंग एंड बिकम इनएक्टिव एज द टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। ये हमने पहले ही बता दिया आपको कि अगर टेम्परेचर को हम एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो क्या है, डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि वो किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से। और प्रोटीन का एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हो तो वो क्या है, डीनेचर हो जाते हैं, और लोअर टेम्परेचर पर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर जब भी आएंगे वो तो दोबारा से क्या है, रीनेचर हो जाते हैं। तो ये वो टेम्परेचर क्या है, एक सर्टेन लिमिट्स तक ही बढ़ाएंगे, और उस सर्टेन लिमिट्स में अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी या फिर वेलोसिटी क्या है, डबल हो जाती है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा जाता है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट में बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि वेलोसिटी है जो एंजाइम की कैटालिसिस करने की वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है। हाफ नहीं होती है, डबल होती है अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो। Most of the enzymes are inactivated at temperature above the 60 डिग्री सेल्सियस। अगर 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ केसेस, अगर सभी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे तो एंजाइम्स उनमें एक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो जो थर्मोफिलिक एनिमल्स होते हैं वो तो हाई टेम्परेचर के ऊपर रहते हैं, तो एंजाइम्स की तो रिक्वायरमेंट उनको भी होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, 60 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है उसके ऊपर जाते ही क्या है, डीनेचर हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। Temperature at which the reactions rate is maximum is known as the optimal temperature। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, मैक्सिमम है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये देखो टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, बढ़ रही है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर था उसके बाद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, लोअर डाउन। देखा ना, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या आ गई हैं, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि एंजाइम ही डीनेचर हो गया और एंजाइम के बिना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता, तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या ऑलरेडी डाउन आ जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होता है, सबसे मैक्सिमम उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। तो हम देखते हैं, हम बात करते हैं पीएच की। टेम्परेचर देख लिया हमने, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देख ली है, अब हम देखते हैं पीएच। मोस्ट एंजाइम्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स पीएच एट विच देयर एक्टिविटी इज मैक्सिमम। जैसे टेम्परेचर होता है ना फिक्स, कि एक टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसे पीएच भी होता है कि उस पीएच के ऊपर क्या है, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, अबो और बिलो उस पीएच से एक्टिविटी क्या है, डिक्लाइन कर जाती है। उससे कम के ऊपर भी नहीं वो फंक्शन कर पाता और उससे ज़्यादा पीएच के ऊपर भी फंक्शन नहीं कर पाता। pH affect the ionic state of the enzyme and frequently that of the substrate also। अगर pH की हम बात करते हैं कैसे इफेक्ट करता है, pH क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, कि वहाँ पर H+ आयंस कैसे हैं, H+ आयन का कंसंट्रेशन अमाउंट कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, तो वो क्या होती है, उसकी आयनिक स्टेट कम है ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वो एंजाइम की आयनिक स्टेट को अफेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ सबस्ट्रेट की आयनिक स्टेट को भी क्या है, अफेक्ट करते हैं। इफ ए नेगेटिवली चार्ज्ड एंजाइम, नेगेटिवली चार्ज्ड एंजाइम्स हैं, रिएक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज सबस्ट्रेट देन फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का H है, इज फॉर्म्ड, क्योंकि पोटेंशियल इसमें H+ आयन क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। एट लो pH E डैश या फिर E- विल बी प्रोटोनेटेड एंड E एंजाइम सबस्ट्रेट हाइड्रोजन इज नॉट फॉर्म्ड। लो pH का मतलब क्या होता है, H+ आयन क्या वहाँ पर ज़्यादा है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होता लो pH के अंदर।
और ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, ये खुद ही प्रोटोनेटेड हो जाता है। सिमिलरली एट हाई pH SH प्लस विल आयनाइज एंड लॉस इट्स पॉजिटिव चार्जेस। तो वहाँ पर अपना पॉजिटिव चार्जेस क्या है, ये लॉस कर देते हैं हाई pH के ऊपर, तो उसमें क्या है, ये फॉर्मेशन है जो वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ये देखो, जैसे अगर हम पेप्सिन एंजाइम की बात करते हैं, वो 2 to 4 जो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वो 2 pH के ऊपर होता है। pH 2 के ऊपर क्या है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उससे कम या ज़्यादा के ऊपर उसकी एक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। ऐसे अगर हम अमाइलेज की बात करते हैं तो वो 6 to 7 मैक्सिमम 6 क्या है, 7 के ऊपर क्या उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लाइपेज की 12 के ऊपर ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक वो होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी उस स्पेसिफिक pH के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्या वो एक्टिव होते हैं, ना कम के ऊपर एक्टिव होते हैं ना ज़्यादा के ऊपर होते हैं। हमने बता दिया क्योंकि उसकी आयनिक के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको इम्बैलेंसिंग फॉर्मेशन होती है। स्पेसिफिक pH अगर होता है तो एंजाइम क्या है, SH के साथ सबस्ट्रेट के साथ क्या है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर एसिडिक pH होता है तो एंजाइम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेज होते हैं क्योंकि प्रोटीनस नेचर का होता है वो, तो उसमें क्या अमोनियम आयन और कार्बोक्सिल एसिड जो होते हैं एसिडिक की वजह से क्या उसके अंदर नेगेटिव आयन्स होते हैं। SH पॉजिटिव होते हैं तो EH और SH पॉजिटिव क्या है, फॉर्मेशन नहीं हो पाती, हो ही नहीं सकता, हो नहीं पाता है। वो स्पेसिफिक हैं, वो एंजाइम्स काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के साथ, लेकिन मतलब एक जनरल व्यू में बता रहे हैं कि एसिड्स के अंदर कैसे नहीं होता है। एल्केलाइंस के अंदर क्या होता है, एंजाइम नहीं काम कर पाता, एंजाइम आयनाइज हो जाता है, तो इसके अंदर भी क्या है, नो एंजाइम सबस्ट्रेट हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस तरीके से क्या pH उसको अफेक्ट करता है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द चेंज इन द कॉन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा उसके अंदर, डीनेचराइजेशन हो जाता है, डीनेचर हो जाता है वो एंजाइम। एक्सट्रीम pH, हाई pH के ऊपर क्या है वो डीनेचर हो जाता है, जैसे हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाता है, तो वो क्या है वहाँ पर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। कंपाउंड्स दैट हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद ए सर्टेन एंजाइम बट नॉट सर्व एज सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर ब्लॉक कैटालिसिस आर कॉल्ड द इनहिबिटर्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर कंपाउंड्स होते हैं जो सर्टेन एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, ना ही सबस्ट्रेट होते हैं। वो एंजाइम के साथ तो सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना, लेकिन वो सबस्ट्रेट भी नहीं होते हैं और एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और कैटालिसिस को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं इनहिबिटर्स। रिएक्शंस को क्या कर दिया उन्होंने, स्टॉप कर दिया है, रोक दिया, इनहिबिट कर दिया है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स। द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स आर कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड द एक कॉम्पिटिशन में और आता है, कॉम्पिटिटिव होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, और एक रिएक्शंस और भी होती है हमारी जो इसमें दिखाते हैं हम लोग। नॉन कॉम्पिटिटिव आता है और अनकॉम्पिटिटिव, 3 तरह के क्या हैं इसके अंदर इनहिबिटर्स होते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो इनहिबिटर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसमें क्या होता है, ये पोजेसेस ए क्लोज स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस टू द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। इसमें जो सबस्ट्रेट होगा वो इनहिबिटर के जैसा ही दिखाई देता है। इनहिबिटर सबस्ट्रेट जैसा दिखाई देगा, वो सबस्ट्रेट को तो हटा देगा और एंजाइम के साथ खुद बाइंड कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कि कंपटीशन है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक जैसे दिखाई देते हैं, वो इनहिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट को तो हटा देगा और खुद एंजाइम के एक्टिव साइट्स के ऊपर जाकर बाइंड कर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। द इनहिबिटर इज नॉट एक्टेड अपॉन द एंजाइम एंड सो रिमेन बाउंड टू द एंजाइम प्रिवेंटली द सबस्ट्रेट टू बाइंड। वो उसके साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, एंजाइम के साथ बाइंड तो करेगा इनहिबिटर, लेकिन उसके साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करेगा कि वो एंजाइम को उसके साथ बाइंड नहीं कर, सबस्ट्रेट को उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, सबस्ट्रेट को उसको बाइंड नहीं होने देगा एंजाइम के साथ, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, एंजाइम वो जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट जो बनना था वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्शंस जो है वो स्टॉप हो जाएगी, तो वो ये फंक्शन करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, कि अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो वो क्या करेगा, एंजाइम कुछ टाइम के बाद ये इनहिबिटर्स क्या हैं कम हो जाएंगे और वो उसको हटा देगा, सबस्ट्रेट क्या करेगा फिर कंपटीशन के थ्रू उसके साथ बाइंड कर जाएगा और रिएक्शन क्या स्टार्ट हो जाएगी। इट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर। अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है और इनहिबिटर की कम है तो इतना इफेक्ट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी क्या है एंजाइम के साथ साथ उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी अफेक्ट करता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैन बी कंपैरेटिवली रिवर्स्ड बाय एडिशन ऑफ द लार्ज एक्सेस ऑफ द
सबस्ट्रेट। अगर हमने सबस्ट्रेट ज़्यादा ऐड कर दिया है इनहिबिटर्स के साथ साथ उस रिएक्शंस के अंदर, तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इनहिबिटर को वहाँ से हटा देगा। कंपटीशन है तो एंजाइम के साथ जो इनहिबिटर्स था वो हट जाएगा, एंजाइम फ्री, और एंजाइम फ्री होते ही क्या हो जाएगा, वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट द सक्सिनेट टू द फॉर्मेट। ये इसमें क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से फॉर दिस रिएक्शंस माल्कोनिक एसिड इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पर क्या करेगा, माल्कोनिक एसिड जो होता है, मालोनिक एसिड जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है और सक्सिनेट को काम नहीं करने देता। इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km इंक्रीज कर जाती है और V मैक्सिमम क्या है उसकी अल्टर कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। Km क्या है उसकी इंक्रीज करेगी, V मैक्सिमम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। Km क्या करेगी, उसकी इंक्रीज कर जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है उसकी, रेट ऑफ रिएक्शंस की एंजाइम की, वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये देखो रिएक्शंस में क्या है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, एंजाइम के ऊपर बाइंड करेगा और इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट। लेकिन इनहिबिटर आएगा तो वो कैसा, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। ये स्ट्रक्चर देखो और ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से जो जिसके अंदर ये फिट होता है वो इनहिबिटर और वो सबस्ट्रेट के जैसे ही दिखाई देता है। ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स के ऊपर बाइंड करेगा और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देगा। सिर्फ इसका ये काम होता है, इसको बाइंड करके रखा बैठा रहता है। इस एंजाइम को इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करने देता, इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। इसको बोलते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब बात आती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, बाइंड टू ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, often to deform the enzyme so that it does not form the enzyme substrate complex at its normal rate। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या करता है, उसके जैसा दिखाई नहीं देता वो, ना उसके साथ कंपटीशन करता, बट क्या करता है कि वो और कहीं जाकर बाइंड कर जाता है, एक्टिव साइट को छोड़कर कहीं और बाइंड कर जाता है और एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उस रेट से फॉर्मेशन नहीं हो पाता। Once formed, the enzyme substrate complex does not decompose at the normal rate of its yield product। एंजाइम सबस्ट्रेट भी बनेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन उस रेट से नहीं बनेगा क्योंकि उसके साथ क्या है, इनहिबिटर बाइंड है। These effects are not reversed। इस इफेक्ट को हम रिवर्ट नहीं कर सकते कि हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और वो जो इनहिबिटर है वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट में एक बाइंड करता है इसमें, और इसके साथ इनहिबिटर भी क्या है, बाइंड करे रहता है। अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो भी उसके साथ ही क्या होता है, बाइंड करके रहता है। ये इरिवर्सिबल होता है, ये चेंज नहीं होता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि जब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शंस इसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो क्या उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? उसमें तो होता है, इनहिबिटर क्या करेगा, उसमें हट जाएगा क्योंकि वो तो कंपटीशन कर रहा था। यहाँ तो नॉन कॉम्पिटिटिव है, उसमें बाइंड करने में उसमें क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी बाइंड हो रहा था ना, उसको तो इफेक्ट नहीं किया था, तो वो क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, साथ में इनहिबिटर भी रहेगा और वो कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। लेकिन एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जो बनना था वो उस रेट से नहीं बन पाएगा। सिर्फ इसमें क्या होता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सम एंजाइम्स पोजेसिंग एन एसेंशियल SH ग्रुप आर नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय द हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में कौन सा आती है, मरकरी और सीसा, Pb, कोलंबस जिसको हम बोलते हैं, वो आते हैं। वो क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिवली इसके साथ बाइंड करे रहते हैं। सम मेटालो एंजाइम्स जो मेटल्स के प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, आर इनहिबिटेड बाय द नॉन कॉम्पिटिटिवली बाय मेटल चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये क्या करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है जाकर और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज टूल टू प्रोब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड एज थेरेप्यूटिक एजेंट्स। वो क्या करते हैं, उनको उसकी रिएक्शंस को या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो होती है उसको रोकने में क्या है, उसकी हेल्प करते रहते हैं, उसको रोकते रहते हैं। इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन V मैक्सिमम क्या करेगी, अब कम हो जाएगी और Km के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तो रेट कम हो गया ना, उसका वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि जो रिएक्शंस हो रही थी कंप्लीट, अब तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी मैक्सिमम के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एंजाइम Km क्या था कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन वो तो अब भी उसी स्पीड से हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स क्या, V मैक्सिमम क्या है उसकी कम हो रही है।
इसके ऊपर जाकर क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव में इफेक्ट होता है। अगर हम अनकॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, इनहिबिटर्स बाइंड ओनली विद द फ्री एंजाइम्स एंड नॉट टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स था उसके अंदर तो एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता था, लेकिन यहाँ क्या करेगा, वो एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड करे रहेगा, सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन नहीं होने देता है, उसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है। ये देखो कॉम्पिटिटिव में क्या करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा, इनहिबिटर खुद बाइंड कर जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट तो बाइंड है, उसके साथ साथ इनहिबिटर भी बाइंड है और वो प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन स्पीड कम होती है उसकी। यहाँ पर क्या करेगा, वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, उसको करने नहीं देता। इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओनली, इंक्रीजिंग एएस फेवर द इनहिबिशन बाय द आई। अनकॉम्पिटिटिव में क्या करता है, वो उसके साथ में बाद में जाकर बाइंड करता है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव 3 टाइप्स ऑफ द इनहिबिशंस प्रेजेंट होते हैं एंजाइम के केसेस के अंदर। ये देखो कॉम्पिटिटिव में स्पेसिफिकली कैटालिटिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है कि अगर आप सबस्ट्रेट को बढ़ा देंगे तो वो क्या है, इनहिबिशन क्या है उसका कम हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम्स के साथ नहीं बाइंड करता, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और एक्टिव साइट से अलग साइट के ऊपर बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट की क्या है फॉर्मेशन बनेगी, प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन स्पीड क्या है उसकी लो होगी और इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। अनकॉम्पिटिटिव में बाइंड्स ओनली द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एट द लोकेशन अनदर देन द कैटालिटिक साइट, किसी और जगह पर जाकर बाइंड करेगा। ये भी सबस्ट्रेट बाइंडिंग मॉडिफाइज द एंजाइम स्ट्रक्चर। अब इसकी वजह से क्या करेगा, इनहिबिशन की वजह से जो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा था उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा और मेकिंग इनहिबिटर बाइंडिंग साइट अवेलेबल, और खुद के लिए क्या वो साइट वहाँ पर बना लेगा। इनहिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिवर्स बैक भी नहीं होता है। ये दोनों इरिवर्सिबल होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है, रिवर्सिबल होता है कि अगर आप यहाँ सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दोगे तो इनहिबिशन का इफेक्ट क्या है, कम हो जाएगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इनहिबिशन फैक्टर्स थे, इसकी थ्योरीज थी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। थ्योरीज हैं वो आपको करवा दी जाएंगी, इसके थ्योरीज आपकी हो चुकी हैं, और कोई डाउट्स है वो आप बता देना।